स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक फिल्म आ रही है धुरंधर और जैसे इस फिल्म का ट्रेलर आता है उसके बाद ही एक सवाल, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये कन्फ्यूजन था कि क्या ये फिल्म भारत के वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है, क्या उनकी बायोपिक है। सवाल उठना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि इसी तरह से कई सारे वीडियोस बनाए गए, उनमें बताया गया बिना जांच पड़ताल किए, बिना रिसर्च किए कि ये मेजर मोहित शर्मा की लाइफ स्टोरी है। इसके अलावा सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि जो फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर दिख रहा है, उस कैरेक्टर का जो एक हुलिया बनाया है वो हूबहू मेजर मोहित शर्मा के कोवर्ट ऑपरेशन से मेल खाता है। तो ये सारे जब चीज़ें थीं सामने तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, सवाल खड़े हुए। मेजर मोहित शर्मा के खुद परिवार जो थे उनको भी, परिवार के लोगों को भी कन्फ्यूजन था। उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट पर रिप्लाई आता है फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर का। आदित्य धर का ये साफ तौर पर कहना था कि ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये फिल्म जो है मेजर मोहित शर्मा की जर्नी पर, उनकी लाइफ पर आधारित नहीं है। इस ट्वीट के साथ एक और बड़ा सवाल सामने आया कि फिर आखिर ये फिल्म है क्या। क्या वो कराची के गैंगस्टर्स हैं, क्या वो लियारी टाउन इसमें जो दिखाया गया है, रहमान डकैत, SP चौधरी असलम, ये सारे कैरेक्टर्स आखिर कौन हैं। तो आज इसी पूरी फिल्म के ऊपर, या ये कहें कि ऑपरेशन लियारी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन रहा, अपने ही अंदर कराची के अंदर जो गैंगस्टर्स थे उसके, पाकिस्तान के, कैसे उनको ख़त्म किया गया, कौन ये लोग थे, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। और ये जो फिल्म है इसके बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा, आप अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर कौन सा कैरेक्टर क्या है। शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और मेजर मोहित शर्मा के ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड पहले ही आपके लिए बना दिया गया है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत कर सकते हैं। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 60 के दशक से। 1960s का वो दौर जब पाकिस्तान के कराची का एक सबसे पुराना इलाका लियारी टाउन, लियारी जो था 60s तक बलोच लोग यहाँ पे रहते थे, बाद में भी रहे, लेकिन उस समय तक बहुत ही पीसफुल बस्ती मानी जाती थी ये बलोच लोगों की। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन 1960s के बाद से कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई पाकिस्तान की जिन्होंने लियारी को अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया, एक गलत राजनीति करना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर यहाँ पे कई सारे ऐसे क्रिमिनल नेक्सस बनने लगे जिन्होंने की स्मगलिंग शुरू कर दी। 60s के बाद में कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स यहाँ पे आए, लेकिन उनमें से दो ऐसे क्रिमिनल थे जिनका नाम था डाड मोहम्मद अलियास डाडल और शेर मोहम्मद शेरू। ये जो दोनों थे, दोनों भाई थे, इन दोनों ने स्मगलिंग की यहाँ पे शुरुआत की, ड्रग स्मगलिंग में लग गए, लियारी को नशा फरोशी का अड्डा बना दिया। ये सारी चीज़ें चलती हैं, एक दशक निकल जाता है, 1970s आता है। 1970s में इन दोनों की एक दुश्मनी शुरू होती है एक और बहुत ही बड़े गैंगस्टर से, कराची के लियारी टाउन के, जिसका नाम था काला नाग। उसे काला नाग कहा जाता था, बहुत ही खूंखार एक अपराधी था, ड्रग स्मगलिंग में वो भी शामिल था। तो इन दोनों गुटों के बीच में यहाँ से क्लैश शुरू हो गया। खैर, काला नाग को बाद में आगे जाके एनकाउंटर किया, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये जो परिवार था दादल का, यानी कि दाड मोहम्मद और शेर मोहम्मद का, इनके घर में साल 1980 में, 1980 में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा गया सरदार अब्दुल रहमान बलोच। ये जो अब्दुल रहमान बलोच था, रहमान का परिवार, देखा गया कि पहले से ही उसके जो पिता हैं, जो चाचा हैं, दोनों ही जुर्म की दुनिया में हैं, जुराइम की दुनिया में हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। ये पूरा परिवार जुर्म के अंदर संलिप्त है बहुत लंबे समय से। उसकी माँ खदीजा बीबी ने उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पैम्पर करके रखना चाहा कि भाई वो इन सब गलत एक्टिविटीज़ में ना जाए, लेकिन आसपास का जो माहौल था, रहमान उससे बच नहीं पाया। अब ये जो समय चल रहा था यहाँ पे 1980s का, मिड 1980s, कई सारे ऐसे लोग यहाँ पे आए, कुछ लोगों का यहाँ पे जन्म भी हुआ इस समय पर, जो आगे जाके बुनियाद रखने वाले थे गैंग वॉर की लियारी टाउन के, जिसके लिए ऑपरेशन लियारी को लॉन्च करना पड़ा। हुआ क्या कि इसी समय पर एक और शख्स आता है सामने, हाजी लालू। हाजी लालू जो था ये भी ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। हाजी लालू ने अपना अलायंस बनाया डाड मोहम्मद के साथ में, शेर मोहम्मद के साथ में। ये लोग साथ में काम करने लगे। 80s के इसी दौर में हाजी लालू का एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम था अरशद। बाद में एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बनता है अरशद पप्पू, जिसका नाम रखा गया। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस बीच में ही डाड मोहम्मद और शेर मोहम्मद, जो रहमान के पिता और चाचा थे, इनके परिवार में ही एक और लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा उज़ैर जान बलोच। उज़ैर जान बलोच जो था 11 जनवरी 1979 की इसकी पैदाइश बताई जाती है, लियारी टाउन में ही पैदा हुआ था। लेकिन इसके फादर का,
इसके फादर थे फैज़ मोहम्मद, मामा फैज़ू उनको कहा जाता था। उनका इन सारे गैंग वॉर से, इन क्राइम नेक्सस से, ड्रग स्मगलिंग से कोई भी वास्ता नहीं था। वो ट्रांसपोर्टर थे, पूरी तरह से अलग थे। सिस्तान प्रोविंस से ईरान के आते थे, उससे ताल्लुक़ रखते थे। फैमिली का बैकग्राउंड टोटली क्लीन था, कोई भी क्राइम से उनका दूर दूर तक इन लोगों से वास्ता नहीं था, हालांकि इनके रिलेटिव्स ही लगते थे रहमान के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लगातार चलती हैं। अब ये जो आपको किरदार बताए हैं, ये इसलिए बताए गए हैं कि आप इनको याद रखें, क्योंकि आगे जाके यही पूरा जो लियारी ऑपरेशन है, इन्हीं को ख़त्म करने के लिए किया गया है। खैर, यहाँ से 1980s के बाद 1990s तक ये ड्रग का बिजनेस जो था वो बहुत आगे ज़ोर शोर से बढ़ने लगा था। पैसा क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे बनता था, तो पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी ने यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उसने यहाँ पे अपने गैंग्स को चुनना शुरू किया, किसको सपोर्ट करेगी, किससे पैसा जाएगा। गैंग्स जो थे यहाँ पे आपस में उनकी भी तकरार जो थी, गैंग वॉर जो थी, वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एरियाज़ डिवाइड हो चुके थे, मर्डर्स, टारगेट किलिंग ये आम हो चुका था लियारी के अंदर इस समय पर। शुरुआत इसकी यहीं से हुई। रहमान डकैत जो था, जो रहमान बलोच था शुरुआत में, उसका बचपन जो था वो इस तरह से शुरू हुआ कि माँ चाहती थी कि वो इन सब गतिविधियों में ना जाए। उसको स्कूल में भी दाखिला कराया गया, ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला कराया जाता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी मन लगा नहीं। आसपास का जिस तरह का वातावरण था, जिस तरह का सराउंडिंग थी, शुरुआत से ही उसने बचपन से ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 13 साल की महज उम्र थी जब उसने अपने पड़ोसी को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। पहला चार्ज लगा, पहला केस लगता है, और उसके बाद में ये फरार रहता है काफ़ी लंबे समय तक। फरार रहा इसका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था आरिफ बलोच। ये बलोच लोग ही यहाँ पे सारे रहते थे लियारी टाउन में। तो आरिफ बलोच के साथ में इसने अपनी छोटी मोटी चोरियाँ शुरू की, पैसे छीनना शुरू किया, दुकानों से छीना झपटी शुरू कर दी, लोगों के पैसे लूटना शुरू किया। इस बीच में उसने कई सारे कत्ल भी किए। अब आप सोचिए कि ये उम्र है 13 साल की, 13 साल में उसने ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन 1995 आया, एक बहुत बड़ा केस उसके ऊपर लगता है, और ये केस ऐसा था जिसने उसे रहमान बलोच से, सरदार अब्दुल रहमान बलोच से रहमान डकैत बना दिया 15 साल की उम्र में। हुआ क्या, एक बहुत ही भयानक वाक़या रहमान बलोच की जीवन में, कि उसने अपनी माँ खादिया बीवी को ही जान से मार दिया। बताया ये जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया था रहमान बलोच के द्वारा क्योंकि उसकी माँ के जो राइवल गैंग था, उनके कुछ लोगों के साथ में कनेक्शंस थे, और उन कनेक्शंस के बाद जब पता चली रहमान को, तो उसने अपनी मदर को ही यहाँ पे जान से मार दिया था। अब 15 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद रहमान डकैत ने क्या किया, 1995 और 97, ये जो 2 साल थे, इस बीच में वो अपना गुरु बनाता है हाजी लालू को। हाजी लालू वही जो पहले उसके पिता के साथ भी काम करता था। ये पूरा शुरुआत जो थी 1960s के बाद लियारी टाउन में क्राइम नेक्सस की, वो इन्हीं लोगों ने की थी। तो यहाँ पे हाजी लालू का शागिर्द बन जाता है, और शागिर्द बनने के बाद में हाजी लालू के बारे में आपको बताएं तो अफ़गानिस्तान से हशीश जो थी वो लाता था, नशा फरोशी का इसने अड्डा बनाया लियारी को, पाकिस्तान में लाके इसको बेचता था, और बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था हाजी लालू। तो इसका शागिर्द बनता है रहमान। उसने रहमान को ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसको क्राइम सिखाया, ड्रग ट्रैफिकिंग सिखाई, किडनैपिंग सिखाई, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये सारी चीज़ें उसने उसको सारी चीज़ें सिखाई। और इसके बाद में ये बताया जाता है रहमान के बारे में कि वो 17-18 साल की उम्र तक इतना खुखार हो चुका था कि बोलने से पहले सीधा गोली मारता था लोगों को। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको टॉर्चर कर करके उसने मारा है, और इस तरह से टॉर्चर करता था कि उनको बुरी तरह से उनके शरीर को ज़ख्मी करने के बाद बोरी के अंदर, एक बोरी लेके उसके अंदर उस बॉडी को डालने के बाद फेंक देता था। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी थी। 1997 में पहली बार, करीबन 17 साल की उम्र रही जब पहली बार पुलिस ने एक बार पकड़ा भी रहमान डकैत को, लेकिन वो कस्टडी से एस्केप हो गया, भाग जाता है। अब ये जो समय चल रहा था, इस समय रहमान लगातार अपने गैंग को बढ़ाता रहा, अपनी ताकत को बढ़ाता रहा। उसने ड्रग डीलिंग काफ़ी सारी यहाँ पे की, किडनैपिंग काफ़ी ज़्यादा की, और ऐसा एक नाम बन चुका था जिसके ऊपर नज़र पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की पड़ने लगी थी, खासतौर पर पीपीपी के लीडर्स की पड़ने लगी थी। सारी चीज़ें चलती हैं। इस बीच में रहमान ने अपने जो उसका बॉस था हाजी लालू, उसके गैंग के लिए सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन जो थी, उनसे हफ्ता वसूली जो थी, मंथली कलेक्शन वहाँ से करता था। ये सारी चीज़ें, इस तरह की डीलिंग भी कराई। सब चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन साल 2002 आते आते हाजी लालू से रहमान डकैत की दुश्मनी हो जाती है। ये दुश्मनी दरअसल इसलिए हुई कि एक किडनैपिंग जो कि की रहमान डकैत ने, उसमें करीबन 30 लाख रुपए थे। 30 लाख रुपए का हिस्सा उसका बनता था। हाजी लालू ने वो देने से मना किया, इनकार किया, और इसी के चलते यहाँ पे रहमान डकैत इस पूरे गैंग से, जिस हाजी लालू ने उसको बनाया था, उसका गुरु था, उससे पूरी तरह से दुश्मनी कर लेता है, अलग हो जाता है। अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। जब हिस्सा नहीं मिला तो अलग हो गया, और यहाँ पे अलग होने के बाद में उसी ट्रांसपोर्ट यूनियन को
अपने साथ में लेने के बाद हाजी लालू के विद्रोह में खड़ा हो जाता है। जब ये सब चीज़ें इस गैंग में होने लगी, एक डिस्प्यूट आ गया था सामने, तो इसके बाद हाजी लालू, क्योंकि उसकी भी उम्र हो रही थी, तो उसने भी अपने बेटे को अरशद पप्पू जिसका नाम था, उसको आगे किया। करीबन 25 से 30 साल की बीच की उम्र अरशद पप्पू की, इसको आगे किया जाता है। एक बहुत ही ब्रूटल गैंगस्टर था। अब रहमान डकैत का सीधा जो सामना था वो हाजी लालू से नहीं, उसके बेटे अरशद पप्पू के साथ में था। इन दोनों की एक गैंग राइवलरी जो थी वो शुरू हुई, और यही गैंग राइवलरी थी जो आगे तक 2023 तक भी चलती आई है। चाहे ये दोनों ख़त्म हो गए, इसके बाद भी ये चलती आई है। अब ये साल 2002 आ चुका था। इस बीच उज़ैर बलोच का नाम सामने आता है। उज़ैर बलोच, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, एक क्लीन छवि का शख्स था। उसके परिवार का पिता ट्रांसपोर्टर थे, मामा फैजू जिनका नाम था, और वो किसी भी गैंग से ताल्लुक़ नहीं रख रहे थे। हालांकि रिलेटिव थे रहमान डकैत के, लेकिन फिर भी उनका क्राइम से तब तक कोई वास्ता नहीं था। उज़ैर बलोच जो था 2001 में उसने लियारी से ही नाज़िम इलेक्शन जो थे उसमें इंडिपेंडेंटली खड़ा भी हुआ था, लेकिन हार गया था। वोट उसको उतने ज़्यादा नहीं मिल पाए थे। तो उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वो चाहता था कि उसका बने, और आगे जाना चाहता था इसी में। लेकिन इसके अगले ही साल हुआ क्या, क्योंकि रहमान डकैत और अरशद पप्पू की गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। रहमान ने ट्रांसपोर्ट यूनियन जो थी उनको अपने साथ में ले लिया था, और उसके करीबी जो उसके रिलेटिव थे वो थे उज़ैर बलोच के पिता मामा फैजू। तो यहाँ पे उनको आगे किया, उनका सपोर्ट लेके हाजी लालू के गैंग को, अरशद पप्पू को टारगेट करना शुरू किया। इसी की वजह से अगले ही साल 2003 में जनवरी के महीने में अरशद पप्पू गैंग ने यहाँ से उज़ैर बलोच के पिता मामा फैजू को, ट्रांसपोर्टर थे, उनको किडनैप किया। किडनैप करके टॉर्चर किया और उनका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो बॉडी थी रेलवे लाइन के पास में फेंक दी गई। ये जब चीज़ हुई, जब ये एक बहुत बड़ा झटका लगा रहमान डकैत को, क्योंकि उसके भी रिलेटिव थे, उसी के एक करीबी शख्स थे। उससे भी बड़ा धक्का लगता है उज़ैर बलोच को, क्योंकि उसका कोई भी लेना देना नहीं था इन सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से। उज़ैर बलोच यहाँ से बदले की आग जो थी उसके अंदर अब बढ़ना शुरू होती है। पहले उसने लीगली एक्शन लिया, कोर्ट गया, कोर्ट से वहाँ से कुछ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला, पुलिस से इंसाफ नहीं मिला। तो इसके बाद वो अपने कज़न का, रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन कर लेता है। रहमान के गैंग में उज़ैर जल्दी ही बहुत ही बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसका कज़न था, बहुत ही तेज़ तर्रार था, दिमाग उसका बहुत ही शातिर था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से चालू होती हैं, शुरू होती हैं। अरशद पप्पू जो था वो अपने गैंग में लगातार अपने गैंग को इस तरह से चला रहा था कि उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट मिलने लगा था। MQM जो पार्टी थी वो भी अपना वोट बैंक लियारी को बना रही थी काफ़ी समय से। MQM के जो लोग थे उन्होंने बैकिंग करना शुरू किया अरशद पप्पू गैंग को। दूसरी तरफ PPP की नज़र थी, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, उनकी नज़र थी रहमान डकैत के गैंग पे कि इसको वो सपोर्ट करना शुरू करेंगी। इसी वजह से राजनीति जब क्राइम में घुसती है तो होता क्या है कि दोनों ही गुट जो हैं उनके लोग गैंग वॉर शुरू करते हैं, आपस में भिड़ना शुरू करते हैं, और लियारी में यहाँ से रोज़ ब्लड शेड होने लगा सड़कों पर। इस तरह के वेपन्स इन लोगों के पास आते थे कि आप सोच सकते हैं कि ग्रेनेड्स का यूज़ किया जाता था गैंग वॉर के अंदर, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, इन सब का यूज़ किया जाता था, और लियारी एक तरह से ब्लड शेड उसकी सड़कों पर रहता था। लोग परेशान थे, सिविलियंस की डेथ यहाँ पे होती थी। और ये वो दौर था 2002 से 2005 के बीच का, जब बोरीबंद लाशों का दौर कराची के अंदर शुरू हो गया था। अलग अलग जगह से बोरीबंद लाशें मिलती थी, कई सारी मासूम लोगों की भी होती थी, कुछ ऐसे लोगों की होती हैं जो इन्हें हफ्ता नहीं देते हैं, कुछ इनके गैंग के ही आपस के लोग थे। जब ये सब चल रहा था अब लियारी के अंदर पाकिस्तान में, तो पुलिस के अंदर भी डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा था। लोग लियारी में, वो जो गलियाँ थी, गुलबहार इलाका था, तमाम सारी और मोहम्मद लेन थी, वहाँ पे जाने से डरते थे, डरा करते थे, वहाँ पे जाया नहीं करते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो काफ़ी समय से क्राइम नेक्सस को, खासकर TTP के कई सारे ऐसे लोग थे जिनको टारगेट करता था, जो इस तरह के अपराध, एंटी सोशल एलिमेंट थे, इस तरह की गतिविधियों में रहते थे, तो उनको टारगेट किया करता था। इस ऑफिसर का नाम था SP चौधरी असलम। चौधरी असलम के बारे में आपको बताएं तो 1990s से ही चौधरी असलम जब गुलबहार पुलिस स्टेशन में काम करते थे, वहाँ पे SHO बनाए गए थे, तभी से उन्होंने MQM के जो मिलिटेंट थे, या कहें कि जो भी रहमान डकैत का गैंग था, उसके लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता था। कई लोग उनको डर्टी हैरी भी कहा करते थे, क्योंकि कई दफ़ा उनका नाम जोड़ा इस तरह के एनकाउंटर्स के साथ में जो कि फेक एनकाउंटर बताए गए। MQM को टारगेट करते थे, इस तरह की भी छवि उनकी बन चुकी थी। और उनका एक अलग अंदाज दिखता था, हाथ में ग्लॉक पिस्टल, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने, और एक अलग ही अंदाज में चला करते थे। तो इस वजह से लोगों के अंदर, खासतौर पर ये जो क्रिमिनल्स थे, इनके अंदर उनकी दहशत आ चुकी थी। 2005 में चौधरी असलम ने अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान को, कराची का एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसको अरेस्ट किया, और उसके अरेस्ट के साथ ही उनको SP बना दिया गया था। 2005 में SP बनते हैं, और अगला ही साल 2006 वो था जब लियारी टाउन में, लियारी के अंदर इस बढ़ते हुए क्रिमिनल
नेक्सस को देखते हुए, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, इन सब गैंग को बढ़ता हुआ देखते हुए यहाँ पे लियारी टास्क फोर्स बनाई जाती है। लियारी टास्क फोर्स बनाई गई और उसका हेड बनाया जाता है चौधरी असलम को। जैसे ही चौधरी असलम यहाँ पे आए, लियारी टाउन में उन्होंने गश्त करना शुरू किया, तो बड़े बड़े जो ये अपराधी थे, अरशद पप्पू और रहमान डकैत, ये सब वहाँ से भाग खड़े हुए। इस बीच में अरशद पप्पू को एक बार अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट किया जाता है, 50 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस थे और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये भी चौधरी असलम ने ही किया था। जब ये सब कुछ देखा रहमान डकैत ने कि उसका राइवल था एक बहुत पुराना और बहुत ही खुकार, उसको चौधरी असलम ने अरेस्ट कर लिया है, तो यहाँ से रहमान डकैत क्वेटा भाग जाता है। क्वेटा भागा, लेकिन जून 2006 उसी साल कुछ ही महीनों के बाद में चौधरी असलम ने रहमान डकैत को क्वेटा से कैप्चर किया। उसकी बहन और उसका एक छोटा भाई भी उसके साथ में था। दोनों को पकड़ा जाता है, इन लोगों को पकड़ा जाता है। इसके बाद में कराची लाया जाता है। जेल में जब डाला गया रहमान डकैत को, तो जो पाकिस्तान पुलिस का करप्शन है उसकी वजह से 5 करोड़ रुपए दिया था उसने, बताया जाता है, और उसके बाद वो जेल से 5 करोड़ रुपए दे के एक दूसरे पुलिस अधिकारी को यहाँ से फरार हो गया। चौधरी असलम ने उसको पकड़ा, वो फरार हो गया। चौधरी असलम को इससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी हुई। वो एक बार फिर से इसके गैंग के पीछे लग जाते हैं। अब जब रहमान डकैत यहाँ से भागा था तो वो सीधा जाता है बलूचिस्तान के हुब में। बलूचिस्तान गया, वहाँ पे हुब में जाके छुप जाता है। 2006 का यही साल था जब चौधरी असलम ने एक मैन हंट चलाया रहमान डकैत को पकड़ने के लिए, क्योंकि जेल से भागा था, उन्होंने पकड़ा था, वो नाराज़ थे काफ़ी। नवंबर और दिसंबर की बात बताई जाती है 2006, जब हुब में जहाँ पे रहता था अपने एक सेफ हाउस में रहमान डकैत, वहाँ पे चौधरी असलम की टीम पहुँचती है। एक एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर में पुलिस के ऊपर ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। चौधरी असलम को भी एक बुलेट लगी। उनके साथ के एक ऑफिसर थे जिनको मार भी दिया गया इन लोगों के द्वारा, रहमान डकैत के द्वारा। लेकिन यहाँ से भी रहमान डकैत एक बार फिर से भाग खड़ा हुआ। इस बार भी चौधरी असलम के वो हाथ आया नहीं। कुछ समय निकलता है। कुछ ही महीनों के बाद में 2007 मिड ऑफ 2007 में रहमान डकैत एक बार फिर से कराची वापस लौटता है। कराची लौटा और इस बार उसने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो पूरी तरह से बदल ली थी। दरअसल उसका कराची आना भी इसलिए हुआ था, ये बताया जाता है कि अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल चुका था कि क्राइम से ज़्यादा अब उसको वोट चाहिए। अब वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था अगर सेफ रहना है तो। उसने कहा कि बुलेट्स नहीं, अब मैं वोट के ज़रिए अपनी ताकत को आगे बढ़ाऊँगा। 18 अक्टूबर 2007 का वो दिन बताया जाता है जब बेनज़ीर भुट्टो की करसाज में एक रैली होने वाली थी, और इस रैली में बेनज़ीर भुट्टो को मारने का फुल फ्लेज प्लान बना हुआ था। इसकी भनक पड़ती है रहमान डकैत को। उसको पता था कि कहीं ना कहीं एक हमला इनके ऊपर होने वाला है। उसने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी दी। आप सोचिए, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की, एक इतने खूंखार डकैत ने उनको सिक्योरिटी दी। उन्होंने सिक्योरिटी ली और यहाँ से उस रैली में बॉम्बिंग हुई। बाकायदा एक हमला हुआ बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर और वहाँ से सेफली इसने हिफाजत करके उनकी निकाला, रहमान डकैत ने उन्हें। इसके बाद ये रॉबिन हुड की एक इमेज जो थी उसकी वो बन चुकी थी। रहमान डकैत को अब लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट आने लगा था। लेकिन खैर 27 दिसंबर 2007 को ही बेनज़ीर भुट्टो को जो लियाकत बाग में, रावलपिंडी में उनकी रैली थी, वहाँ पे मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के बाद में अगला साल आया 2008। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। इस जनरल इलेक्शन के लिए लियारी टाउन में सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टीज़, पीपीपी और एमक्यूएम, चाहती थी उनके पास इन बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं जिनके पास में वोट बैंक है, इनका सपोर्ट मिले। अब अरशद पप्पू गैंग पहले से ही एमक्यूएम के साथ में था, उसके सपोर्ट में था। जो गफ़र ज़िक्री था उस समय जो अरशद पप्पू गैंग को संभाल रहा था, तो वो एमक्यूएम के साथ में अपनी बैकिंग करके पहले से ही उसने बना के रखी थी। पीपीपी ने फैसला लिया रहमान डकैत को अपने साथ लेने का, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के वो जो उसने बचाया था बेनज़ीर भुट्टो को, तभी से ही उसका एक रॉबिन हुड की जो छवि थी वो बनने लगी थी। इन सब के चलते यहाँ पे पीपीपी ने रहमान डकैत को अपना ज़रिया बनाया। और इसके बाद जून 2008 में एक मीटिंग की जाती है। एक ऐसी मीटिंग की गई जिसमें मीडिएशन कराया गया इन दोनों गैंग्स का। एक होटल में लियारी के अंदर ही ये मीटिंग की जाती है, जिसमें रहमान डकैत और ज़फ़र जो ज़िक्री था, अरशद पप्पू गैंग का लीडर, इन दोनों को बुलाया जाता है। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मंत्री पीपीपी के, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इन्होंने यहाँ इन दोनों के बीच में युद्ध विराम कराया। इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराया जाता है। ये वादा लिया जाता है कि दोनों ने कहा कि हम अपने अपने ग्रुप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज करेंगे। पीपीपी ने यहाँ पे दरअसल एमक्यूएम को डिफीट करने के लिए उसके बैकएंड पे एक कोवर्ट ऑपरेशन इस तरह का किया था इस मीटिंग में कि दोनों ही गैंग का जो वोट है वो अपने पास ले लिया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। इसी के तहत रहमान डकैत को एक नया हेड बनाया जाता है, एक पॉलिटिकल विंग का, एक तरह से आप इसको पॉलिटिकल विंग कहेंगे। एक नई पार्टी उसकी बना दी जाती है, पीएसी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की गई जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी।
पीएसी। जून 2008 में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। रहमान डकैत को इसका हेड बनाया गया। पॉलिटिकली अब वो एक्टिव होने लगा था। ऑफिशियली ये जो थी एक पीस कमेटी की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन इस पीएसी में ये जो रहमान डकैत जिसका लीडर था, इसने पीस कमेटी के नाम पे पाकिस्तान में सारे गलत धंधे किए हैं। उसने स्कूल्स खोले लेकिन उनके पीछे ड्रग स्मगलिंग करता रहा। उसने हॉस्पिटल्स खोले लेकिन किडनैपिंग करता रहा। पीएसी एक तरह से पीपीपी का एक पॉलिटिकल मिलिशिया था, वो जिसको अपने जो राइवल्स थे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया करती थी। अपने वोट बैंक की तरह वोट सिक्योर करने के लिए यूज़ करती थी। पीएसी के साथ करीबन 80,000 मेंबर्स जुड़े, स्कूल्स खोले, एम्बुलेंस नई लेकर आए, मदरसे खोले। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था इस समय पर ऑफिशियल रिकॉर्ड में कराची में दर्ज है 33 इलीगल डेंस नए बने, ड्रग स्मगलिंग के, गैम्बलिंग के, किडनैपिंग के और एक्सटॉर्शन के। करीबन हर रोज़ का आंकड़ा बताया जाता है 30 से 40 करोड़ रुपए का बिजनेस रोज़ हुआ करता था यहाँ पे, और ये सारा का सारा पैसा पीपीपी के पास जाता था। तो रहमान डकैत के को फ्रंट फेस बनाकर पीपीपी अपना पूरा काम चला रही थी। साल 2008 और 2009 में रहमान डकैत उसका एक प्राइम टाइम यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अब पॉलिटिकल बैकिंग उसके पास में है। तो उसने सोचा कि अब वो पीपीपी से ही एक टिकट मांगेगा। उसने सोच लिया था कि अब वो क्रिमिनल से पॉलिटिशियन बनेगा, और इसी के चलते उसने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, एक बहुत बड़े लीडर पाकिस्तान के, जिन्होंने मीडिएशन भी कराया था इन दोनों गैंग्स का, उसने पीपीपी से, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से ओपन सपोर्ट मांगा। ओपन सपोर्ट उसको मिल भी जाता है। उसके कुछ ईरान के कनेक्शंस बताए जाते हैं जिनकी वजह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उसको ये सपोर्ट दिया था। और उसके बाद पब्लिकली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये कहा था कि रहमान डकैत और पीएसी जो है, पीपल्स अमन कमेटी, ये हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पीपीपी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी इन्हें क्रिमिनल कहता है समझ लीजिए वो हमें क्रिमिनल कहता है। इस तरह का एक स्टेटमेंट आके सामने दिया। जैसे ही स्टेटमेंट आया, इसके बाद रहमान डकैत का नाम पूरे लियारी में गूंजने लगा। उसको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। ये बताया जाता है कि वो अपने आपे से बाहर होने लगा। यहाँ पे जब पीपीपी ने देखा कि रहमान डकैत अगर पॉलिटिक्स में आ जाता है, एमपीए बन जाता है, तो यहाँ पे कई सारे बताया जाता है कि पीपीपी के ऐसे हाई रैंक ऑफिसर्स थे, ऐसे बड़े बड़े नेता थे, जिनको लगा कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और अगर उसके पास पावर आ गई तो वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहेगा, वो अब पॉलिटिक्स में भी लोगों को दबाने लगेगा, ब्लैकमेल करने लगेगा। अगर ये इलेक्शन लड़ गया तो एमपीए बन जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको झेल नहीं पाएंगी, वो उनको प्रेशराइज़ करेगा, क्या पता ब्लैकमेल भी करे, क्योंकि काफ़ी सारे पीपीपी के बड़े बड़े लीडर्स पहले अपने काम करा चुके थे रहमान डकैत से। यहीं से ये बात बताई जाती है कि आईएसआई को भी ये शक था, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई रहमान डकैत की। कई सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनसे ही सलाह मशवरा किया गया। और इसी बीच में आप ये देखिए कि रहमान डकैत के पीछे चौधरी असलम तो पड़े ही हुए थे। वो एसपी चौधरी असलम, जिनके हाथों से वो 2 बार बचकर निकल चुका था, उनके लोगों को मार चुका था, खौफ बना चुका था। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है पीपीपी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, कि रहमान डकैत को अब कराची बुलाया जाएगा। एक तरह से ये जाल था रहमान को फंसाने के लिए। उसे कहा गया कि तुम्हें टिकट दिया जा रहा है, उसकी वजह से बातचीत करनी है, और उसके लिए तुम्हें कराची आना है यहाँ पे, क्योंकि वो तब तक अंडरग्राउंड रहता था। चौधरी असलम उसके पीछे लगे हुए थे। इसके पहले ही एक मीटिंग हो चुकी थी। 8 अगस्त 2009 की रात को सिंध गवर्नमेंट, आईएसआई और चौधरी असलम, एसपी चौधरी असलम की एक मीटिंग होती है। प्लान किया गया कि रहमान को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रहमान डकैत को मारेंगे। इसी के चलते उसको ये बुलाया गया था यहाँ पे कराची। इसके अगले ही दिन 9 अगस्त 2009 को 1-2 बजे की बात बताई जाती है सुबह, जब रहमान डकैत जो था वो मन से कराची के लिए आ रहा था, क्योंकि उसको बुलाया गया था। इस बीच में उसके साथ में उसके 3 साथी थे, अकील बलोच, औरंगज़ेब बावा और नाज़िर बाला। इन तीनों के साथ वो अपनी गाड़ी में यहाँ पे जब पहुँचता है तो उसकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर थी, स्टील टाउन नेशनल हाईवे पर। जब यहाँ पे उसका सामना होता है चौधरी असलम के काफ़िले से। चौधरी असलम दरअसल यहाँ पे पहुँचे ही थे क्योंकि रहमान डकैत को एलिमिनेट किया जा सके, उसका एनकाउंटर किया जा सके। अचानक से चौधरी असलम और रहमान डकैत का जब आमना सामना हुआ था, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, ग्रेनेड्स फेंके गए, मशीन गन्स चलाई गई रहमान डकैत के द्वारा, लेकिन रहमान डकैत को 5 गोलियां लगती हैं। चौधरी असलम ने उसको ख़त्म कर दिया था, मार दिया था, और उसके साथ में जो लोग थे, जो 3 उसके साथी थे, उन्हें भी मार दिया गया। रहमान डकैत का यहाँ पे एक तरह से मर्डर करा दिया गया था, और ये पॉलिटिकल मर्डर इस तरह से बताया जाता है पाकिस्तान में, कराची में, कि ये पूरी एक साजिश थी। कई लोग कहते हैं कि पहले उसको पकड़ा गया, उसके बाद में टॉर्चर किया गया और बाद में मारा गया, एक तरह से फेक एनकाउंटर किया गया। खैर, एक बहुत बड़े आतंक फैलाने वाले एक तरह से एक क्रिमिनल का अंत यहाँ पे हुआ था। 10 अगस्त 2009 अगला दिन, जब रहमान का जो जनाजा था
वो लियारी पहुंचा, लियारी में धूमधाम से उसका जनाजा निकला, लेकिन कई सारे लोगों ने, उसके सपोर्टर्स ने बंद का ऐलान किया, प्रोटेस्ट किए, दुकानें जला दी, शटर्स और टायर जलाए गए वहाँ पे। रहमान की मौत के बाद में अब ये जो उसका गैंग था उसकी कमान संभाली उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच वही जो आपको हमने बताया था इसके बारे में शुरुआत से ही कि पहले एक क्लीन इमेज उसकी रही उसके फैमिली की, उसके पिता को बाद में अरशद पप्पू गैंग जो था उसने मार दिया। उज़ैर बलोच ने रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन किया। तो अब क्योंकि उसका कज़न था तो रहमान की मौत के बाद में उज़ैर बलोच ने यहाँ पे उसको पीएसी का हेड बनाया जाता है। उज़ैर ने अब इस गैंग को ऑपरेट करना शुरू किया। एक और दूसरा शख्स था इस गैंग में जो कि पहले रहमान डकैत का राइट हैंड हुआ करता था, बाबा लाडला जिसका नाम था। उसके साथ में पहले उज़ैर की ठीक ठाक बनती थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। उससे ये गैंग जो था रहमान डकैत गैंग वो भी अब 2 गुटों में बंट चुका था। खैर उज़ैर बलोच का दबदबा बढ़ा, उसका डर बढ़ा, सरदार उज़ैर बलोच लोग उसको कहने लगे। रॉबिनहुड की छवि उसने भी अपनी बनाई, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब चीज़ें उसकी लगातार चल रही थी। इस बीच में चौधरी असलम क्योंकि रहमान डकैत को ख़त्म कर चुके थे तो असलम ने अब सीआईडी ज्वाइन की। सीआईडी उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके खिलाफ फुल फ्लेज एक तरह से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। कई सारे टीटीपी के उन्होंने लोगों को टारगेट किया, तालिबान के जो मिलिटेंट्स थे इनको टारगेट किया। 2011 में इसी के चलते उन्होंने अपनी दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी कि तालिबान ने उनके घर पे, बताया जाता है कि 19 सितंबर को 2011 में असलम के घर पर एक बहुत बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग की। एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी को उनके घर में जाके विस्फोट किया जाता है। जब वो टकराई उनके घर से तो घर का आगे का पूरा हिस्सा ख़त्म हो चुका था। 8 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन इसमें भी चौधरी असलम बच गए। और इसी के बाद उनका एक वो वीडियो क्लिप जो आप सभी ने अगर देखा हो तो उसमें वो कहते हैं आके सामने, उनके कपड़े जो थे धूल से सने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इन दहशतगर्दों को ज़मीन में गाड़ दूंगा। इस तरह की बयानबाजी चौधरी असलम के द्वारा कैमरा के सामने कई बार देखी जाती थी। तो लोगों का ये भी कहना था पाकिस्तान में कि ये कई बार हीरो बनने के लिए ऐसा करते हैं या फिर लोगों के अंदर डर फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें चलती हैं। चौधरी असलम टीटीपी के लगातार पीछे लगे ही हुए थे, उनके घर पे हमला भी किया था। इधर गैंग वॉर जो था उज़ैर बलोच और बाकी जो दूसरे गैंग थे उनके बीच में चलता है। इस बीच में बाबा लाडला भी अलग हो गया था, तो ये गैंग खुद ही 2 हिस्सों में बट गया था, तो उनके बीच में गैंग वॉर चलती है। लेकिन फिर ऐसा एक वाक़या हुआ जिसके बाद ऑपरेशन लियारी की शुरुआत होती है। अब ऑपरेशन लियारी एक ऐसा ऑपरेशन जिसको शुरू किया गया, चौधरी असलम को उसका हेड बनाया गया और एक बार फिर से उनको लियारी में बुलाया जाता है इन सभी गैंग्स पर नकेल कसने के लिए। दरअसल हुआ क्या कि 26 अप्रैल 2012 का दिन था जब पीपीपी के एक वेटरन एक्टिविस्ट हुआ करते थे, फॉर्मर नायब नाज़िम हुआ करते थे, नाम था मलिक मोहम्मद खान। इन्हें 8 चौक पर असैसिनेट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। और किसके द्वारा? पीएसी के द्वारा, पीएसी के कुछ लोगों के द्वारा। ये बताया गया कि उज़ैर बलोच का जो गैंग है, रहमान डकैत का जो गैंग हुआ करता था, इन्हीं लोगों ने पीपीपी के ही लीडर को मार दिया है। क्योंकि रहमान डकैत की मौत के बाद से एक रिफ्ट जो था वो पीपीपी और उज़ैर बलोच के बीच में भी देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को ही पता था कि इस पॉलिटिकल पार्टी का, पीपीपी का काम है रहमान डकैत को मारने के पीछे। तो यहाँ पे जब ये असैसिनेशन होता है तो इसके बाद पीपीपी ने चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो पीएसी है ये एक तरह से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्रिमिनल ग्रुप बन चुका है, हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं है। और इसी के तहत यहाँ रिबेल जो था, विद्रोह जो था, वो शुरू हो जाता है। इसके पहले भी गैंग वॉर जो थी वो लगातार पीक पर थी, क्योंकि अरशद पप्पू और ये जो रहमान डकैत का गैंग था उसके बीच में जो गैंग वॉर हुई 2002 से बताया जाता है कि 507 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में पूरे कराची में 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सिविलियंस जो थे क्रॉस फायर में मारे जाते थे। इकोनॉमी रुक चुकी थी पूरी तरह से, स्कूल्स को ज़्यादातर टाइम बंद रखना पड़ता था और लियारी में बहुत ही गलत ऐसा माहौल था जिसकी वजह से लोग छोड़ कर अपने घर जाते थे, चले जाते थे, वो मजबूर हो जाते थे ऐसा करने पर। तो ऑपरेशन लियारी जो था अब फाइनली उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू किया। इस ऑपरेशन को 2 फेजेज में बांटा गया। पहला था पुलिस लेड ऑपरेशन होगा और दूसरा था अगर ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स लेड ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रनिंग कोवर्ट ऑपरेशन इसको बताया जाता है, 2012 से 2023 तक चला था। एसएसपी चौधरी असलम जो थे उन्हें इसका हेड बनाया जाता है, जो पुलिस लेड ऑपरेशन था उसका। तो अब पहला फेज़ था, किया क्या गया कि 1000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल जो थे उनको बुलेट प्रूफ जैकेट में डिप्लॉय किया जाता है पूरे लियारी टाउन के अंदर। आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल जो थे वो उनके पास में रहा करते थे। हैवी वेपन्स इन पुलिस वालों को दिया जाते थे और इसके बाद कई सारे चेक पोस्ट लियारी की उन गलियों में बनाए गए, उन इलाकों में बनाए गए जहाँ पे पहले पुलिस वाले जाने से डरा करते थे। पहला था चील चौक से शुरुआत की गई, फिर गुल मोहम्मद लेन, सूखी लेन, सिंगो लेन, इन सभी गलियों में चेक पोस्ट लगाए गए।
मेजर जो रोड्स थी उनको ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि ये जो आवाजाही थी इन लोगों की, जहाँ से भागा भी करते थे जो गैंगस्टर्स थे, पहले रहमान डकैत और बाद में उज़ैर बलोच, क्योंकि उज़ैर बलोच का भी आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इस तरह की जो रोड्स थी, गुलाम अब्बास रोड, मीरा नाका, इस तरह की रोड्स को ब्लॉक किया गया। वहाँ पे भी पुलिस की चेकिंग लगातार रहती थी। और इसके बाद फाइनली 7 दिन का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पुलिस के द्वारा। लियारी टाउन के अंदर गैंग के ऊपर अटैक किया जाता है। उज़ैर बलोच गैंग था, उसमें अरशद पप्पू के जो गैंग के लोग थे उनके ऊपर अटैक किया गया। इन गैंग वॉर में बताते हैं, पुलिस के साथ में जो झड़प हुई उसमें बताते हैं हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स RPG लॉन्च किए गए, मशीन गन्स से अटैक किया गया, ऑटोमेटिक वेपन्स यूज़ किए गैंग ने। इन सब की वजह से पुलिस के पास उन गैंग वालों के जितना उतना असला था नहीं, तो इसकी वजह से पुलिस को पीछे रहना पड़ा हमेशा। लेकिन बड़ी एक भूल इसमें पुलिस की तरफ से ये हुई कि कई सारे सिविलियंस जो थे उनकी डेथ हुई। ये बताया जाता है कि पुलिस कराची की जो थी उनकी तरफ से ऐसी जो गोलीबारी होती थी उसमें कई सारे सिविलियंस की जान गई। 27 अप्रैल को 8 लोग मारे गए। एक गैंगस्टर भी था उसमें, नईम लाहौटी नाम का, लेकिन इसके अलावा बाकी सिविलियंस भी थे। 28 अप्रैल को 7 लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले थे उसमें और एक मुल्ला सोहेल नाम का एक गैंगस्टर था, वो भी शामिल था जो मरा इसमें। 29 अप्रैल को कांस्टेबल मोहम्मद तुफैल रॉकेट लॉन्चर एक चलाया गया था गैंग की तरफ से, उसमें वो यहाँ पे मारा जाता है। और एक इंटरनेशनल बॉक्सर जावेद था, उसकी भी यहाँ पे मौत होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो पहले ही हफ्ते में देखा गया, उन 7 दिनों में पुलिस लेड ऑपरेशन में, जिसको चौधरी असलम लीड कर रहे थे, कि 40 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी। मोस्टली सिविलियंस थे, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल थे। इन सब की वजह से लोग अपने घर छोड़ कर भागने लगे। लोगों ने लियारी को छोड़ना शुरू कर दिया। फैमिली जो थी वो डिस्प्लेस हो चुकी थी और सब कुछ हो रहा था उज़ैर बलोच को पकड़ने के लिए। लेकिन उज़ैर बलोच यहाँ से भाग चुका था। वो पहले ही यहाँ से निकल गया था और वो यहाँ से ईरान गया, उसके बाद दुबई भी गया, ओमान गया। ये सारी बातें बताई जाती हैं, वो पाकिस्तान पहले ही छोड़कर चला गया था। पुलिस का एक बहुत ही फेल्ड ऑपरेशन रहा। ये जो कैजुअलिटीज़ हुई सिविलियंस की, इसकी वजह से, इसके चलते यहाँ पे इस ऑपरेशन को फेलियर बताया गया, एक बहुत बड़ा फेल बताया गया। खुद नवाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को कहा कि ये बलोचों को दबाने के लिए किया जा रहा है और पुलिस ने सिर्फ माइनर अरेस्ट यहाँ पे कर पाई थी। पुलिस कुछ ही लोगों को, यहाँ पे कुछ ही छोटे क्रिमिनल्स को मार पाई थी। जो बड़े लीडर्स थे वो फ्री घूम रहे थे अभी भी। अब ये ऑपरेशन तो फेल हो चुका था, उज़ैर बलोच पहले ही भाग चुका था पाकिस्तान से। लेकिन इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद में जब सरकार ने ही इसे वापस ले लिया तो एक बार फिर से वो लियारी टाउन में आता है। इस बार जब वो वापस आया तो साल 2013 था और उज़ैर बलोच ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को सन्न कर दिया था। यहाँ पे उसने अपना 10 साल पुराना बदला लिया। आप सभी को हमने इस कहानी में बताया था कि उसके पिता को, जो कि एक ट्रांसपोर्टर थे, मामा फैजू जिनका नाम था, उनको अरशद पप्पू ने ही मारा था, उसके गैंग ने ही ख़त्म किया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे उसने अपना ये जो बदला था 10 साल पुराना, वो 2013 में लिया। किस तरह से लिया गया? मार्च का महीना था। उज़ैर बलोच वापस जब इस बार आया तो उसने अरशद पप्पू के गैंग को टारगेट किया, खुद अरशद पप्पू को। उसके साथ में यासिर नाम का उसका एक शख्स हुआ करता था, एक उसका साथी था, एक क्रिमिनल, एक जुमा शेरा नाम का क्रिमिनल था। इन तीनों को किडनैप किया जाता है उज़ैर के द्वारा। डिफेंस से, जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, वहाँ से किडनैप किया गया, बुरी तरह टॉर्चर किया तीनों को, तीनों के सिर कलम किए गए। उसके बाद में उन सिर से, उसके अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेला गया पूरे लियारी टाउन में उज़ैर बलोच के द्वारा। एक ऐसा उसका एक कृत्य था जिसने लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया था। सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी कि आखिर ये हुआ क्या। और इसके बाद उसने इन तीनों की बॉडीज़ को जला दिया, ड्रेनेज में फेंक दिया, पूरी तरह से बॉडी ख़त्म कर दी गई थी। ये एक रिवेंज था उसका जो उसने 10 साल के बाद लिया। लेकिन इसके बाद उज़ैर बलोच के नाम पर 1.5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया पाकिस्तान सरकार के द्वारा। एक बार फिर से ऑपरेशन लियारी की याद आने लगी सरकार को। सरकार ने कहा कि अब सेकंड फेज़ जो है उसका वो शुरू किया जाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैंग वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये बताया जाता है कि अगस्त 2013 तक एक बार फिर से लियारी के अंदर 507 मौतें हुई थी गैंग वॉर में, दोनों गैंग के बीच में। कराची में टोटल बताते हैं कि 1403 पहले 6 महीनों में ही इस ऑपरेशन लियारी के बाद यहाँ पे मौतें हो चुकी थी। और इस बार नवाज शरीफ ने खुद ऑपरेशन लियारी के सेकंड फेज़ की शुरुआत करने के लिए कहा। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, कहा गया कि रेंजर लेड ऑपरेशन जो है सेकंड फेज़ ऑपरेशन लियारी का, उसको शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए एक मास्टरमाइंड बनाया गया मेजर जनरल रिजवान अख्तर को, जो बाद में ISI का चीफ भी बना। ये इसका पूरा मास्टरमाइंड बनता है। चौधरी असलम से, पुलिस से सपोर्ट लिया गया और फाइनली 5 सितंबर 2013 से जो सेकंड फेज़ था वो लॉन्च किया जाता है लियारी के अंदर। हैविली आर्म्ड रेंजर जो थे वो सामने आते हैं, स्नाइपर्स थी उनके पास, आर्म्ड व्हीकल थे, हेलीकॉप्टर्स थे।
CTD से इंटेलिजेंस उनके पास में था हर एक गैंगस्टर का। और यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर 2013 के बीच में 80 से ज़्यादा गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। कई बड़े गैंगस्टर्स जो थे, सारे ही गैंग जो यहाँ पे ऑपरेट करते थे उनके, चाहे उज़ैर बलोच का गैंग हो चाहे अरशद पप्पू का गैंग हो, इन सभी के सारे गैंगस्टर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कई ऐसे थे जो भाग खड़े हुए थे, उनमें से एक था उज़ैर बलोच। इस बार भी उज़ैर बलोच इन लोगों के हाथों से निकल कर भाग गया था। एक बार फिर से ईरान चला जाता है, वहाँ जाके रहने लगा। लियारी में खैर उज़ैर बलोच के जाने के बाद, इस ऑपरेशन लियारी के सेकेंड फेज़ के बाद में जो गैंग थे उनको बड़ा झटका लगा लोगों को, लेकिन शांति मिली। और उस शांति के बाद ये जो गैंग थे वो पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुए थे, लेकिन इनकी हरकतें बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी थी। ऑपरेशन लियारी के बाद चौधरी असलम एक बार फिर से उन्होंने TTP को अपना निशाना बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को। कई सारे उसके मेंबर्स थे जिनको एलिमिनेट किया गया, चौधरी असलम के द्वारा एनकाउंटर किया गया या फिर कस्टडी में लेके टॉर्चर किया गया जब वो CID में थे। तो ये सारी चीज़ें, उनकी एक छवि इस तरह की बन चुकी थी कि MQM को टारगेट करते हैं, TTP को टारगेट करते हैं। और इसके बाद फाइनली जो अगला साल आया तो TTP ने भी अपनी एक हिट लिस्ट बना रखी थी जिसमें सबसे पहला नाम चौधरी असलम का था। ये जो अगला साल आया 2014, 9 जनवरी 2014 की बात बताई जाती है, शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चौधरी असलम का एक काफिला, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी वो लियारी एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। अचानक से उनके उस बुलेट प्रूफ कॉन्वॉय पर एक हमला होता है। एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने जो आंकड़ा बताते हैं 200 किलोग्राम करीबन भरा था उसकी गाड़ी में एक्सप्लोसिव। उस गाड़ी को सीधे ले जाके अपनी कार को चौधरी असलम के काफिले से टकरा दिया। और उसके बाद एक ज़ोरदार जो धमाका हुआ उसमें चौधरी असलम समेत उनके ड्राइवर, उनके गार्ड, ये टोटल मिला के 5 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खुले तौर पर सामने आके पाकिस्तान के अंदर इसकी जिम्मेदारी ली कि चौधरी असलम ने हमारे कई ऐसे लोगों को मारा है और बुरी तरह मारा है और हमारी हिट लिस्ट में था, तो ये काम हमारा है। चौधरी असलम का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ पूरी तरह से। लेकिन अब भी उज़ैर बलोच, इन सभी में से जितने भी कैरेक्टर्स थे इनमें उज़ैर बलोच अभी भी सामने था। क्या इसकी पूरी चीज़ें थीं और किस तरह से इसने काम किया है आगे, क्यों इसका नाम स्पाइंग के साथ में जुड़ा है, अब ये आपको बताया जाएगा। देखिए, बताते ये हैं कि उज़ैर बलोच जब ईरान गया था तो दरअसल ईरान के साथ उसकी कई सारी ऐसी डील्स हुई जिसमें वो चबाहर में ईरान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से मिला। पाकिस्तान आर्मी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसने उन्हें देना शुरू किया। ईरानियन ID अपनी बनवाई, पासपोर्ट बनवाया। और 2013 में जब ये ऑपरेशन हुआ था लियारी, इसके बाद ही ये ईरान भाग चुका था। दिसंबर 2015 में फाइनली पाकिस्तान ने दुबई से इसको अरेस्ट किया, पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान लाने के बाद जब उसका इंटेरोगेशन हुआ तो मिलिट्री ने भी उससे इंटेरोगेशन किया, पाकिस्तान पुलिस ने भी इंटेरोगेशन किया, CID ने भी किया। उसने कबूला के 198 मर्डर केसेस हैं ऐसे जिसमें वो इन्वॉल्व है। पॉलिटिशियंस के साथ में उसने कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम बताए पाकिस्तान के, PPP के भी, जिनके साथ में उसने काम किया, जिनके इशारे पर काम किया। और 2017 में जब मिलिट्री ने उसकी कस्टडी ली थी तो इसके बाद ये सामने खुलासा हुआ कि जो उज़ैर बलोच है वो ईरान के लिए स्पाइंग कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी JIT जिसने 2014 तक ये इन्वेस्टिगेट किया था पूरी तरह से कि उज़ैर ने कन्फेस किया है कि पाकिस्तान आर्मी की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इन्फॉर्मेशन जो है, वो ऑफिशियल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, स्केचेस सारे के सारे ईरान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को दिया करता था। उसकी ईरानियन ID भी उन्होंने बनवाई थी, पासपोर्ट भी बनवाया था और चबाहर ईरान में वो इन सभी से मिला था। इसकी वजह से उसके ऊपर जितने भी केसेस लगे बाद में, अभी भी वो जेल में है, कराची के ही जेल के अंदर है, उसके ऊपर सारे केसेस जो लगे वो एस्पिनाज के थे, स्पाइंग के थे। लेकिन उज़ैर बलोच का नाम भारत के साथ भी जोड़ा गया पाकिस्तान के अंदर। कैसे? भारत के साथ उसका स्पाइंग में नाम इस तरह से जोड़ा कि कुलभूषण जाधव का केस जो था उसमें इसका नाम सामने आता है। कुलभूषण जाधव एक इंडियन नेशनल, पाकिस्तान ने मार्च 2016 में उन्हें बलूचिस्तान से अरेस्ट किया था, ये बताते हुए कि वो रॉ के RAW के एक स्पाइंग कर रहे हैं, उसके लिए उसके एक एजेंट हैं। तो ये सब इन चीज़ों के तहत पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव को। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम किया, ये बताया कि उज़ैर बलोच जो था वो कुलभूषण जाधव के साथ एस्पिनाज एक्टिविटीज़ में, स्पाइंग एक्टिविटीज़ में टोटली इन्वॉल्व था, कुलभूषण जाधव को सपोर्ट देता था, एंटी स्टेट कामों में लगातार संलिप्त था और डायरेक्ट कांटेक्ट रखता था कुलभूषण जाधव के साथ में। और ये ऐसा पाकिस्तान का कहना था कि उज़ैर का जो पूरा नेटवर्क था ईरान वाला, जाधव का वो ईरान के नेटवर्क से ही कनेक्शन था, वहीं से जाधव के साथ में भी वो कनेक्ट में आया था, क्योंकि पॉसिबली ईरानियन कनेक्शन जो थे, जाधव भी वहीं से अपना ऑपरेशन पूरा चला रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के द्वारा। खैर ये सब सिर्फ एलिगेशंस हैं, मिलिट्री ट्रायल में ये सब बताया गया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ईरान के
जो स्पाइंग की है उज़ैर बलोच ने, उसके लिए उसका कन्विक्शन हुआ है, ना कि भारत के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में या इस तरह की कोई भी चीज़ सामने आई। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है जहाँ पे वाक़या उठता है कि उज़ैर बलोच एक इतना बड़ा कराची का गैंगस्टर और उसका RNW के साथ नाम जोड़ा गया पाकिस्तान में। खैर इस समय उज़ैर सेंट्रल जेल कराची में है। रहमान डकैत ख़त्म हुआ, चौधरी असलम को बम ब्लास्ट में मारा गया पाकिस्तान के अंदर। और चौधरी असलम का करैक्टर तो इस तरह का है कि इनके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड आपके लिए लाया जाएगा। ये जो मूवी आ रही है धुरंधर, उसमें संजय दत्त इनका किरदार अदा कर रहे हैं और बखूबी हूबहू सेम उस तरह के लग भी रहे हैं। तो ये एक कैरेक्टर, उसके ऊपर आपके लिए अलग से एक वीडियो लाया जाएगा। इनमें से कोई और ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आप चाहते हैं कि एपिसोड लाया जाए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये पूरा ऑपरेशन लियारी रहा, इस तरह से ये सारे लोग थे, रहमान डकैत, चौधरी असलम, अरशद पप्पू और ये जो उज़ैर बलोच रहा। तो आप कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा कैरेक्टर किस से ताल्लुक़ रखता है, क्या स्टोरी होने वाली है या हो सकती है। गवर्नमेंट का ये जो ऑपरेशन था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे सक्सेसफुल डिक्लेयर किया। पहला फेज़ चाहे फेल था लेकिन दूसरा फेज़ को उसने सक्सेसफुल डिक्लेयर किया 2017 में, और ऑफिशियली 20 अगस्त 2023 तक ये पूरा ऑपरेशन लियारी जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो लॉन्गेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन कहा जाता है इसको पाकिस्तान का। लियारी में थोड़ी जो शांति थी वो आई, लेकिन स्टिल अभी भी गैंग यहाँ पे एक्टिव हैं कई सारे। उज़ैर बलोच अभी जेल में है लेकिन उसका गैंग अभी भी काम कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा एपिसोड। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ पता चली होगी डिटेल में, और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, जो भी राय है वो बताइएगा। अब आगे मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।